जस्ट कंफर्म नहीं कि रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है या नहीं। हो जाएगा सर। अच्छा, ओके सर, ठीक है। सर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का फाइनेंस क्लास, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग आजकल बात कर रहे थे लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो मैं आप लोगों को लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटेल्स में लेके चलता हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या? स्क्रीन शेयर, यस और नो? स्क्रीन शेयर, ओके सर। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो करेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज, और ये बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया हो चुका होगा। तो अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाऊंगा और कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ऑलरेडी मैंने आइडिया जनरेट करने के लिए एक बेसिक कंप्लीट क्वेश्चन लास्ट वीक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट मिसिंग हैं बिकॉज वो बेसिक लेवल क्वेश्चन था। तो आज मैं आप लोगों को और थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके जाने का पूरा ट्राई करूँगा, लेकिन बिफोर दैट उसको कराने के पहले मतलब बेसिक मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा मुझे आप लोगों को कुछ और बातें बताना पड़ेगा। मैंने और बातें मैंने कुछ चीज़ें लिखाना पड़ेगा जो आप लोगों के लिए एक नोट्स का भी काम करेगा और साथ में आप लोगों के नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। सो मैंने बेसिकली ये थ्योरेटिकल नोट्स भी बन जाएगा, कॉन्सेप्ट भी दे देगा, और फिर हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज दी मोटो, है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लिखते हैं एज ए कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल माने कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट जैसे पता लग जाता है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैंड टू हैंड चल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ अलग चीज़ नहीं है, थ्योरी प्रैक्टिकल ऑलवेज हैंड टू हैंड ही चलता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट दिन आप लोगों को रिस्क वगैरह ये सब सिखाया, फिर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर भी मैंने बातचीत किया, है ना। मार्जिन ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया कि नहीं किया रे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ये सभी चीज़ों में बात किया मैंने। हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं ऑब्वियसली, जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये बहुत फेमस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है सर, मैंने बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर कुछ और बातें करूंगा सर, ठीक है। तो चलो सर, समय ना गवा के पॉइंट पे आ जाते हैं। समय ना गवा के पॉइंट पे बात करते हैं। मुझे जितना याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को लास्ट दिन एक फॉर्मूला लिखाया था, याद करो जरा। ये फॉर्मूला याद आ रहा है सर? DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। याद आ रहा है, यस और नो? कि मने पड़ছে কি पड़ছে ना? बोलो ना सर। হ্যাঁ স্যার। ওকে, রাহুল মনে পড়ছে? লাস্ট দিন এগুলো করেছিলাম আমরা। হ্যাঁ স্যার। সম্পদ, নীল, ओके। रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आप लोगों को मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा पाब्लो पिकासो वाला ड्राइंग भी दिखाया था, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जब एक कंपनी वाइंड अप होता है या बंद होता है तो कंपनी में सबसे पहले कौन लोग लाइन लगाते हैं अपना क्लेम करने के लिए। तो आप लोगों को पता है ना सर कि सबसे पहले लोन प्रोवाइडर जो होते हैं ना, वो सबसे पहले लाइन लगाते हैं। और ये सिर्फ कंपनी बंद होने के टाइम पे ही नहीं, नॉर्मल जो डे टू डे बिजनेस कॉन्सेप्ट है
उसमें भी जिनके पैसे से बिजनेस बनता है, जिन लोगों का पैसे से बिजनेस को बना जाता है, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बात करता हूँ सर, ज्यादा लैंग्वेज तो है बट समझाने के टाइम पे मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि जिनके पैसे से बिजनेस बनता है, बाद में जब उनको पैसा का जरूरत होता है या फिर जब उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए, जब उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, जब उनको अपना डिविडेंड चाहिए, ठीक है, तो किस मतलब एक क्रोनोलॉजी होता है। क्या होता है सर? एक क्रोनोलॉजी होता है। क्रोनोलॉजी क्या यानी किसके बाद किसको मिलेगा, क्रोनोलॉजी समझते हो ना? बेसिकली टाइप ऑफ मतलब बेसिकली किसके बाद किसको लाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, लाइन बाय लाइन एक सिस्टमेटिक वे पे पेमेंट करना है। तो जब एक कंपनी का मैं आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बार बार शो करता हूँ, एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट जब मैं आपको दिखाता हूँ, तो कंपनी इनकम तो करेगा बट अपना जरूरी खर्चा माइनस करने के बाद ये पता चलेगा ना कि कंपनी कितना इनकम कर रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी आईटीसी एक बार शो कर रहा हूँ, ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी यूज होता है फंडामेंटल लेवल में, तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक कंपनी अपना रेवेन्यू कमाएगा, वहां से अपना खर्चा माइनस करेगा तो कंपनी को ईबीआई टीडीए मिलेगा। अब खर्चा वगैरह माइनस करने के बाद बिजनेस के पास जो प्रॉफिट है, जैसे कि ये भी एक प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इंक्लूड है। बेसिकली जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसका जो डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। लेकिन अब यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हो जाएगा, फिर आपका बचेगा पीबीआईटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर दी सिंप्लिसिटी मैं ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को करेंटली थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लेकिन आपको इस पॉइंट पे पीबीआईटी या ईबीआईटी, पीबीआईटी और ईबीआईटी एक ही बात है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्रोनोलॉजिकल फैक्टर क्या है? क्रोनोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बेसिकली यहीं से आपने जो मार्केट से लोन लिया था, ध्यान से सुनना, आईटीसी कंपनी ने मार्केट से जो लोन लिया है, लोन के बदले क्या पे करते हैं सर? लोन के बदले क्या रीपे करते हो? इंटरेस्ट, है ना? तो आईटीसी कंपनी हो या पान वाला जो भी हो, चाहे आईटीसी का दुकान बड़ा सा कंपनी चलाओ या फिर पान का दुकान चलाओ, डजंट मैटर, आपका बिजनेस का जो सिस्टम है वो सभी के लिए बराबर का है। अगर आपने मार्केट से लोन लिया तो आपने जो भी प्रॉफिट किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले इंटरेस्ट भरो, सिंपल बात है। लोन का पैसा उधारी का है, सिंपल बात है, उधारी का पैसा पहले भरो जो तुमने उधार के नाम पे लिया, जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि डिवेंचर, जैसे कि बॉन्ड, ये सब उधार है। उधार, उधार माने बंगाली में हम लोग बोलते हैं धार, हिंदी में बोलते हैं उधार, बंगाली में हम लोग बोलते हैं ধার। ধার ধার মানে যেটা লোকের থেকে देना করেছি, আরো ভালো বাংলায় বলতে গেলে देना, है ना? अच्छा बंगाली में क्या बोलेंगे? जो देना है मेरा, है ना? ऐसे देना माने हिंदी में भी बोलते हैं ना, हाँ की बोलबो? ऋण। ऋण, हाँ आरो भालो बांग्ला, ठीक है, और भी अच्छा बांग्ला, ऋण है मेरा, थैंक यू सर, दिस इज माय ऋण। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप अपना जो ऋण है या लोन है या जो आपका दूसरे को देना है वो सबसे पहले दे दो, ये आपका फर्स्ट ऑब्लिगेशन है। तो क्रोनोलॉजी यही है, चाहे बिजनेस बंद करने के बाद हो या बिजनेस बंद करने से पहले हो, डे टू डे बिजनेस का जो रेगुलर साइकिल है उसमें भी आप अपना इनकम से पहले लोन का इंटरेस्ट मिटाओ, उसके बाद जो पड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीबीटी और ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। अब पीबीटी से क्या ले देना है सर? पीबीटी से आप अपना टैक्स पे करो, तो आईटीसी भी वही कर रहा है, आईटीसी भी वही करेगा, सरकार को टैक्स पे करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 25,000 कहाँ गया, 6,000 करोड़ का टैक्स दिया है, कभी 5,000 करोड़ का टैक्स दिया है, कभी 6,700 करोड़ का टैक्स दिया है, ये सब अलग अलग सालों का डेटा है। टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसको नेट इनकम बोलेंगे। इस नेट इनकम पे कंपनी का पूरा अधिकार है, शेयर होल्डर का भी अधिकार है। इस नेट इनकम पे कंपनी का पूरा अधिकार है, बेसिकली शेयर होल्डर का। कंपनी का इनकम माने आगे जाके वो शेयर होल्डर का इनकम है। अब शेयर होल्डर दो तरह का होता है, शेयर होल्डर दो तरह का होता है। दो तरह माने एक होता है प्रेफर्ड शेयर होल्डर, हाँ सर, एक होता है प्रेफर्ड शेयर होल्डर। प्रेफर्ड माने प्रेफरेंस, जो लोग कंपनी को इस कंडीशंस पे लोन दिया था, लोन नहीं, जो लोग कंपनी के अंदर इस कंडीशंस पे पैसा लगाया था कि कंपनी उनको वादा किया था कि भाई मैं उनको आपको फिक्स रेट में पेमेंट करूंगा। किस रेट पे पेमेंट करूंगा? फिक्स रेट पे पेमेंट। गुड इवनिंग पूर्वा। হ্যাঁ স্যার একটুখানি দেরি হয়ে গেল জয়েন করতে। হ্যাঁ একটু দেরি হয়ে গেল, ঠিক আছে, হ্যাঁ একটু দেরি হয়ে গেছে স্যার, সরি। ঠিক আছে।
ओके, तो कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा, नेट इनकम पे किसका अधिकार है? नेट इनकम पे शेयर होल्डर का अधिकार है। नेट इनकम पे भी किसका अधिकार है भाई? इस पे तो शेयर होल्डर का ही अधिकार है। तो शेयर होल्डर कंपनी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है? एक आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक आपका इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, ये भी शेयर होल्डर है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये भी शेयर होल्डर है, बट ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के इनकम पे उतना अधिकार दिखा सकता है। इनको फिक्स्ड रिटर्न का वादा कंपनी ने किया था। फिक्स्ड रिटर्न, जैसे मानो जब इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया था, तो ये लोग ना कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि हम आपको फिक्स रेट में रिटर्न देंगे। जो नेचर थोड़ा सा लोन, बैंक लोन जैसा ही है या फिर डिवेंचर जैसा ही है। ऐसे लोन का भी फिक्स रेट होता है ना, वैसा ही। तो मानो कंपनी ने बोला था कि आपको 12% रिटर्न में देंगे। अगर आप 1 लाख देते हो कंपनी को, तो कंपनी आपको 12,000 वापस करेगा साल में। समझ रहे हो सर? 12% प्रेफरेंस शेयर माने का इसका मतलब क्या? इसका माने ये है कि कंपनी आपको 12% का वापस करेगा, लेकिन फिक्स्ड, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है तो आपको बहुत नहीं दिया जाएगा, आपको उतना मिलेगा जितना आपने फिक्स करके रखा। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो सबसे पहले जो भी कंपनी के पास नेट इनकम बचेगा टैक्स वगैरह देने के बाद, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूं, टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास जो भी बचेगा उसको नेट इनकम बोलेंगे। लेकिन नेट इनकम पे पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर का। सर नॉर्मली हम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग नॉर्मली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग प्रेफर्ड होते हैं कि इक्विटी होते हैं? हाँ सर, जो लोग शेयर मार्केट में नॉर्मल लेवल में पैसा लगाते हैं डे टू डे मार्केट में, ये लोग प्रेफर्ड होते हैं कि इक्विटी होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डे टू डे बेसिस में ऐसा इस तरह का नहीं कर पाते, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्पेशल सिचुएशंस में कंपनी मार्केट में खबर फैलाता है, एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, फिर जाके लोगों को पता चलता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू होता है, फिर उसको परचेज करना पड़ता है। ये इतना रेगुलर नहीं है, इट्स नॉट वेरी रेगुलर, नॉट लाइक इक्विटी। तो आई होप आपको क्रोनोलॉजी समझ में आया। हेलो, क्रोनोलॉजी समझ में आया ना? और एक बात आप ध्यान से रखना सर, और एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो है सर वो बिफोर टैक्स आइटम है। ये जो दोनों शेयर होल्डर और लोन के बीच में यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड, देखो सर, पैसा तेरा कितना नाम, हेलो, पैसा तेरा कितना नाम, मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल से भी आपको समझा सकता हूँ। हर चीज में पैसा है, ठीक है? पैसा माने जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में और हिंदी में भी बोलते हैं ऑर्थो, है ना? ऑर्थो समझते हो, ठीक है? माने अर्थ माने यहाँ पर बात है सर इकोनॉमी, मनी का बात कर रहे हैं। मनी का बहुत नाम हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि आप उसको कहाँ डाल रहे हो। भगवान के दान पेटी में डालोगे तो दक्षिणा, है ना? चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दोगे तो डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को दोगे तो भी डोनेशन। हाँ सर, किसी भिखारी को दान करोगे तो भिक्षा या डोनेशन, चलो वो भी डोनेशन हो गया। ऑफिस में जब कोई काम करते हैं उनको जो पैसा मिलता है सैलरी। हाँ सर, किसी टीचर को या डॉक्टर को पर्सनल क्या देते हो सर? फीस। हाँ, प्रोफेशनल्स को क्या देते हैं? फीस। जो अपना सर्विस देता है उनको फीस दिया जाता है। और बताओ, पुलिस को अगर घूस दे रहे हो तो ब्राइब। हाँ सर, पुलिस को अगर अंडर टेबल कुछ दे रहे हो या फिर बाएं हाथ में कुछ दे रहे हो तो ब्राइब। हाँ सर, और बताओ, और कितना नाम हो सकता है पैसा का? बैंक आपको जो इंटरेस्ट देता है, सूद। हाँ, बैंक वगैरह आपको जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पे देता है दैट इज सूद या इंटरेस्ट। शेयर मार्केट में आपको क्या मिलता है? शेयर मार्केट में आपको क्या मिलता है? डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा। पैसा तेरा कितना नाम। क्या सर बात समझ में आया? है तो पैसा, ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी रूप से देखो तो अल्टीमेटली वही भगवान ही है। माने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें हैं, मुझे याद आ गया। कहते हैं कि हम लोग बहुत लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कई बार हमारे देश में, जिनको समझ नहीं होता है। क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा समझ होना चाहिए। जैसे कोई बोला कि हिंदुओं का बहुत सारा देव देवता है,
ठीक है, ऐसा बोला जाता है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के द्वारा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली लोगों को नॉलेज नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। ऐसे बोलते हैं 33 करोड़ देव देवता, बेसिकली ये 33 करोड़ नहीं है, ये 33 टाइप्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसको एक्चुअली पूजा जाता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, छोड़ो। लेकिन कोई बोलते हैं कि जैसे भगवान तेरा कितना नाम, ठीक है, अब कितना भी नाम से तुम भगवान को बोलो, अल्टीमेटली वो जाके एक ही जगह में रुकता है। रामकृष्ण भगवान जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस क्या बोलते हैं कि एज मेनी क्या बोलते हैं, जो तो मौत तो पौत, इसको इंग्लिश में भी बहुत सुंदर से बोला जाता है, एज मेनी सो मेनी फेथ्स एज मेनी पथ्स, ऐसे करके। तो आप कोई भी फेथ से जुड़े हो या कोई भी पद से जुड़े हो, ठीक है, अल्टीमेटली आपको जाना तो वही परमात्मा, ईश्वर, जो भी हो, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर एक ही है एक्चुअली। चाहे सिखिज्म में देख लो एक ओंकार, ठीक है, इस्लाम में देख लो अल्लाह, हमारे हिंदू धर्म में तो हर चीज को डिफाइन किया गया है। और अल्टीमेटली वेदांत माने, वेदांत में जैसे बोला था अद्वैत दर्शन, ठीक है, अद्वैत माने दूसरा नहीं है, एक है। तो पैसा का भी कितना भी नाम कर लो, अल्टीमेटली पैसा है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में समझाने का कोशिश किया, पर डोंट वरी, हाँ, माइंड मत करना। मतलब ये सब थोड़ा सा ईश्वर तत्व में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई गुरु जी आ गए, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा आजकल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझने का, तो आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ सर। जो भी हो, वो बहुत बड़ा ज्ञान है जिस ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ो। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, पैसा तेरा कितना नाम, बैंक को दे दो तो इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को दे दोगे तो डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड का भी एक होता है फिक्स डिविडेंड। अच्छा, सरकार को दे दो तो टैक्स, ये मैं बोलना भूल गया था, गवर्नमेंट को जो पेमेंट करते हैं वो क्या है, टैक्स, ठीक है। तो पैसा तेरा कितना नाम, मतलब जितना भी बोलो सर, अल्टीमेटली पैसा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज मुझे बताना है, एक कैरेक्टर, मैं थोड़ा कहानी करके समझाता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा चीज बता दे रहा हूँ। आगे जाके आप जब क्वेश्चंस करोगे, आपको ये सब कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होना चाहिए सर। जैसे एक होता है सर बिफोर टैक्स आइटम और एक होता है आफ्टर टैक्स आइटम, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है सर? आफ्टर टैक्स आइटम जैसे कि नेट इनकम के बाद जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, ये आफ्टर टैक्स है। हमेशा शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा आफ्टर टैक्स ही होता है, बिफोर टैक्स नहीं होता। बिफोर टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। सर बात समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर का पैसा क्या होता है, ऑलवेज। इंटरेस्ट क्या होता है, बिफोर टैक्स होता है। बिफोर टैक्स माने सरकार के घर में टैक्स देने से पहले आपको बैंक का लोन वगैरह चुकाना पड़ेगा, माने इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बात समझ में आया सर? बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। हेलो, ये सब बातें याद रखना सर। डिविडेंड जो भी हो, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो चाहे इक्विटी डिविडेंड हो, दोनों का डिविडेंड आपको बाद में ही देना है, टैक्स देने के बाद। लेकिन हाँ, प्रेफरेंस का डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड है, वो आपको पहले से कंपनी बता देता है। प्रेफरेंस का फिक्स्ड होते हैं, इक्विटी का कोई फिक्स नहीं होता, वो मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, हर साल चेंज हो सकता है। ज्यादा प्रॉफिट करेगा तो ज्यादा देगा, कम प्रॉफिट करेगा तो कम देगा, कुछ नहीं करेगा तो बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं करेगा तो बाबा जी का टुल्लू। गाना सुना है कि नहीं सुना? तेरे प्यार में मुझको क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू। एक टाइम पे बड़ा ये चला था सर, बाबा जी का टुल्लू। जो भी हो, इक्विटी शेयर होल्डर ट्रू ओनर का कैरेक्टर होल्ड करता है। इक्विटी शेयर होल्डर ट्रू ओनर का कैरेक्टर होल्ड करता है, और ट्रू ओनर होने के नाते इनको थोड़ा ज्यादा ही रिस्क लेना पड़ता है, और ज्यादा रिस्क के कारण ही इनको ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। प्रेफरेंस वाले ज्यादा रिस्क नहीं लेते, फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क लेते हैं, इसलिए फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। और बैंक वाले कोई रिस्क नहीं लेता, बैंक वाले का कोई रिस्क, एक ही रिस्क है, उनका बिजनेस है, वो लोगों को इंटरेस्ट एडवांस देते हैं, लोन देते हैं। कंपनी के लिए रिस्क यही है, लेवरेज यहीं पर होता है। फाइनेंशियल लेवरेज एक्चुअली इंटरेस्ट को ही दर्शाता है। फाइनेंशियल लेवरेज जो है एक्चुअली इंटरेस्ट को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि खुद खाओ ना खाओ, दूसरे को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का पैसा लेके काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर बात? खुद खाओ ना खाओ, दूसरे का पैसा पहले देना पड़ेगा, है ना, बिकॉज लोन का पैसा है, और यही आपको रिस्क अराइज कर लेता है। और इसीलिए लेवरेज में फाइनेंशियल लेवरेज इतना इंपॉर्टेंट है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब मैं आपको एक आइडिया तो जनरेट पहले भी किया था, आज पे फिर से बोला, ठीक है। फिर से मैं क्यों बोला, चलो लिखना चालू करो सर, जरा लिखना चालू करो। আচ্ছা ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো আমি কি বোঝাতে চাইছি? अरे हाँ सर। ओके, अब देखो मैं लास्ट दिन आप लोगों को एक पॉइंट में आके रुक गया था। क्या पॉइंट था? मैं आप लोगों को फाइनेंशियल लेवरेज का एक फार्मूला लिखाया था। क्या था फार्मूला? फाइनेंशियल लेवरेज का कुछ ऐसा फार्मूला था, रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इसमें जो फार्मूला जनरेट हो रहा था दैट इज प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डीपी, डीपी माने प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये दोनों प्रॉफिट, एक इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का पहले का प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का बाद का प्रॉफिट, इन दोनों के अंदर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बना था, जैसे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले का जो प्रॉफिट है उसको ईबीआईटी कहते हैं, दिस वन, और इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद का जो प्रॉफिट है ना वो ईबीआईटी से, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है सर, थोड़ा सा मिसिंग है एक चीज। क्या मिसिंग है बोलो तो? ईबीआई लिखा है, ईबीआईटी नहीं लिखा है, देखो इसको ईबीआईटी करो। हाँ मैं इसको रब करके करता हूँ, ईबीआईटी कर लो सर, ईबीआई माइनस आई, ईबीआईटी माइनस आई यानी इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स और टैक्स को एडजस्ट करना, टैक्स भी तो देना है, तो उसके बाद का प्रॉफिट, तो इसलिए 1 माइनस टी। ये इस तरह से आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ डीएफएल का, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलो तो ईबीआईटी बाई पीबीटी, शॉर्ट में बोलो तो ईबीआईटी बाई पीबीटी। बट ऑलवेज क्या मतलब हमेशा कंपनी में प्रेफरेंस वाले नहीं होते, कंपनी ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करता है ना। तो अगर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा, जैसे कि मैं आपको प्रेफरेंस शेयर का लास्ट दिन खबर दिखाया था, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता रहता है सर, ठीक है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू बट नॉट वेरी रेगुलर। देखता हूँ सर कोई मार्केट में न्यूज है कि नहीं। टाटा स्टील सब्सक्राइब 70 करोड़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टीआरएफ, अरे वाह। टाटा स्टील का एक मुझे खबर मिला है, देखते हैं, ये देखो 74 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स, देख रहे हैं सर। टाटा स्टील हैज एक्वायर्ड 12.17 करके परसेंटेज, देख रहे हो, नॉन क्यूमुलेटिव है, मैंने ऐसा नहीं कि आप इसको जमा करके देना है बाद में, ऐसा नहीं है कि हर साल का हर साल पे कर देना है, हर साल का हर साल पे कर देना है, ठीक है। टीआरएफ लिमिटेड का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टीआरएफ लिमिटेड, ये कोई कंपनी है जिसमें टाटा शेयर ने उनको उनके कंपनी में पैसा दिया, आप समझ रहे हो, टाटा स्टील ने उनके कंपनी में पैसा दिया, लिस्टेड एसोसिएटेड कंपनी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, माने ये टाटा स्टील का ही एक एसोसिएट कंपनी है। इशूड दिस प्रेफरेंस शेयर विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू है 10 टका करके, टोटलिंग 74 करोड़ भाया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट माने ये स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ है सर, प्राइवेटली हुआ है, माने कोई पब्लिकली नहीं हुआ है, प्राइवेटली हुआ है, ठीक है। ये सब लॉ में पढ़ा जाता है। कौन सा लॉ सर? কোন লতে পড়ি আমরা এগুলো তথা प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह? कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, थैंक यू सर, ठीक है। तो जो लोग मोटा मोटी कॉर्पोरेट लॉ का क्लास वगैरह करते हैं उनको पता है सर ये सब क्या होता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा सकता, मेरे को भी थोड़ा सा कुछ पाबंदी है हर चीज़ में, मैं अगर कूद जाऊँ तो फिर मेन बात से ऐसे ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में मैं कभी कभी खुद भी सोचता हूँ इतना नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा आगे बढ़ो सर, समझ गए सर, ऐसा होता है ना। मैंने टाटा स्टील ने क्या किया, दूसरे के बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर डाल दिया, मैंने उनका बिजनेस से शेयर खरीद दिया, अब जो भी रिटर्न होगा बाकी टाटा स्टील का इनकम हो जाएगा फिक्स रेट में 12%, ये एवर स्टैंडर्ड है, ये 12-13% ना स्टैंडर्ड है प्रेफरेंस शेयर होल्ड में। आपको और खबर मिलेगा, आप ढूंढते रहोगे ना और मिलेगा, मैं तो जस्ट एक छोटा सा गूगल करके आपको दिखाया, आप और ढूंढो गूगल करके आपको और मिलेगा। और आप लोग डे टू डे बेसिस में एक्टिव रहो, इकोनॉमिक टाइम्स, मैं आप लोगों को और एक अच्छा न्यूज सोर्स बता सकता हूँ, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, BQ प्राइम, ये आपका ब्लूमबर्ग क्विंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स है, आप लोग इसके साथ भी कनेक्टेड हो सकते हो सर, ठीक है। BQ प्राइम दे आर वेरी गुड सर, मतलब मुझे अच्छा लगता है, इवन कभी कभी तो मुझे मोर देन इकोनॉमिक टाइम्स अच्छा लगता है, मतलब ET से भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसका न्यूज़पेपर नहीं होता है, इसका ऐप होता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो।
आपका फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लीगल नॉलेज में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल नॉलेज, लीगल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज आपको बहुत डेवलप करेगा। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता रहता हूँ, तो हमेशा याद नहीं रहता है बोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्केट के बारे में बहुत अच्छा खबर मिलता है, खबर, रिसर्च, बिजनेस के बारे में खबर मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, आप पढ़ो, जानो, ठीक है। कौन सा नॉलेज लेके किसको मरना है सर, आप जानोगे, आप पढ़ोगे, आपके लिए अच्छा है। लॉ एंड पॉलिसीज, माने जो भी बिजनेस रिलेटेड मैटर में डे टू डे मार्केट में कुछ भी होता रहता है ना, उसका लीगल मैटर्स का बारे में भी आपको खबर मिलेगा। जैसे कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ स्पेशली, ठीक है, स्पेशली कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। माने जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनना, फॉर द सीए स्टूडेंट्स, फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स, फॉर द सीए स्टूडेंट्स, फॉर द एमबीए स्टूडेंट्स, एज वेल एज स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स। क्योंकि किसी कंपनी के बारे में जब कोई खबर आता है तो उसका इफेक्ट उसके शेयर में आता है, समझ रहे हो सर। जैसे रिसेंटली आज का एक खबर है, आईआईएफएल बोल के एक बहुत फेमस ब्रोकिंग फार्म है, नाम सुना आप लोगों ने आईआईएफएल के बारे में? बैन कर दिया ना आईआईएफएल को, क्या प्रॉब्लम हो रही था मेरे को खबर देखने का पूरा टाइम नहीं मिला। क्लाइंटेर फांड নিয়ে মিসকন্ডাক্ট করেছে। एग्जैक्टली सर, ठीक है, ऐसा ही कुछ खबर होता है, मैं वैसा ही सोच रहा था, ठीक है। ये देखो सर, ये आईआईएफएल का जो ये बड़ा कंपनी है, ये ब्रोकिंग फर्म है, लेकिन क्लाइंट का फंड को लेके, जिनका मतलब डिमैट अकाउंट ओपन किया था तो उनका फंड वगैरह था, तो उसको मिस यूज कर लिया, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं किया। अब 2 साल के लिए बैन भी कर दिया। जैसे कि मुझे पूरा खबर अभी पता नहीं चला, बट मुझे इतना पता चला है कि अभी न्यू क्लाइंट ये एक्वायर नहीं कर सकता, माने किसी को भी ये अपना अभी क्लाइंट नहीं बना पाएगा, डिमैट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा, ऑन बोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अब समझ रहे हो लॉ का मैटर कितना इफेक्ट करता है। ये देखो आज इसका शेयर की हालत देखो, रिसेंटली बढ़ा था बट देखो कैसे गिरा है, ये देखो, देखो आपको लॉ पता है तो उसका इफेक्ट देखो आप। ऐसा नहीं कि लॉ से क्या होगा, लॉ से बहुत कुछ होगा। चलो ठीक है, अब फिर से देखो मैं डाइवर्ट हो गया। नहीं सर, मैं डाइवर्ट नहीं होता हूँ, मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता रहता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं थोड़ा ज्यादा अपने आप को, मैं सोचता हूँ कि चलो यार इसको नहीं बोलते, बाद में बोलेंगे, फिर चलो बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ चले गए, कहाँ आ गए, नोट्स कहाँ चला गया, या तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया, ठीक है, ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया। तो आपको मैं यहाँ से 2 चीज बताऊंगा, एक, जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो रेगुलरली आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंस है तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा, ठीक है। मतलब जो एग्जाम रिलेटेड बात कर रहा हूँ सर, जो लोगों को आगे एग्जाम देना है, जिनका एग्जाम नहीं है वो नॉलेज लेते रहो, नो इशू। जो लोग सिर्फ अपने फाइनेंशियल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम सर। सर फिर आज क्या होगा, ओके चलो आज क्या होगा। अच्छा, लेट अस एनालाइज द फार्मूला। ये जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था इसको थोड़ा एनालाइज करना है, तो मैं आपको यहाँ पर अभी लिखाऊंगा, लेट अस एनालाइज फार्मूला। संपद, राहुल, पूर्वा, नील, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, অসুবিধা নেই। देखो सर क्या कहता है कि हायर दी, ध्यान से लिखो सर, ये सब थ्योरी है। हायर द लेवल ऑफ interest and preference dividend, higher the जिस कंपनी में इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड जितना ज्यादा रहता है, अगर कोई कंपनी मार्केट से ज्यादा लोन लिया है तो ज्यादा इंटरेस्ट का लोड हो जाएगा ना सर। इंटरेस्ट बर्डन है कि नहीं है, प्लीज टेल मी। मतलब मैं कहता हूँ कि लोन लेने में कोई खराबी नहीं है, बट अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो कंट्रोल करने में मुश्किल होता हो तो आपके लिए दिक्कत है। और क्योंकि आपको लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, मैंडेटरी है। अगर आप बोलोगे मैंने लोन लिया और इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बैंक वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट भी आपको नहीं छोड़ेगा। मैंडेटरी है, लोन मैंने दाय,
है ना, दाय तो आपको चुकाना पड़ेगा कैसे भी करके। थोड़ा टाइम कभी मिल सकता है बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, बट कैसे भी करके देना तो पड़ेगा। तो हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, डीपी भी आपके लिए एक रिस्क अराइज करता है। किस तरह का रिस्क? क्योंकि फिक्स परसेंटेज देना है ना शेयर होल्डर को, वादा जो किया आपने। जैसे ये जो कंपनी के बारे में मैं आपको खबर दे रहा था, टाटा का जो सब्सिडियरी कुछ आरएफएल लिमिटेड बोल के था, 74 करोड़ टाटा ने उनको दिया 12% के रेट में। कंपनी ने बोला, आरएफएल ने बोला कि मुझे 74 करोड़ की जरूरत है। हेलो, वो जो कंपनी था उसने बोला कि मुझे 74 करोड़ की जरूरत है, 12% इंटरेस्ट में आप मुझे 74 करोड़ दो। टाटा ने उसको दिया। अब आगे जाके टाटा को ये रिपे करना है। हाँ, लोन से रिस्क थोड़ा सा कम बोल सकते हो, और अगर बैंक से लेता तो देना एकदम मैंडेटरी हो जाता। लेकिन क्योंकि कंपनी से लिया है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है ना, क्योंकि ये एकदम स्टैट्यूटरी नहीं है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि किसी का पैसा स्टैट्यूटरी है, सबका पैसा रिपे करना है, बट लोन जितना रिस्क क्रिएट करता है प्रेफरेंस डिविडेंड कॉम्पिटिटिवली थोड़ा सा लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क हाई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है जरूरत पड़ने से। हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, हायर द डीएफओ, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, since DFL is an elasticity measure, इलास्टिसिटी माने मार्केट में प्रॉफिट का बढ़ना और गिरना, बड़ा कॉमा, যেটাকে আমরা বলে থাকি बड़ा कॉमा। कभी मार्केट बढ़ता है तो कभी मार्केट गिरता है, माने सॉरी प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी में प्रॉफिट चेंज होता है। तो डीएफएल क्या है? एक इलास्टिसिटी का मेजरमेंट है, ठीक है। कंपनी का इलास्टिसिटी मेजर करते हैं डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआई। हर तरह का अलग अलग प्रॉफिट सिचुएशन पे ईबीआईटी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईच एंड एवरी कंपनी फेस करता है सर, अलग अलग ईबीआईटी में, अलग अलग ईबीआईटी में, ठीक है, अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क फेस करता है। प्रॉफिट हाई होगा, लो भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना चाहता है। डीएफएल इज एन इलास्टिसिटी मेजर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा, और एक चीजें समझना सर, लेट अस डिफाइन the financial BEP, break even point, financial break even point। फाइनेंशियल बीईपी क्या है, ध्यान से सुनना सर। फाइनेंशियल बीईपी माने क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ये मैं पहले भी ऑपरेटिंग में भी बताया था, वहां पर भी आपने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे। ध्यान से सुनना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ईबीआईटी स्टार से, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, ये ब्रेक इवन प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, ब्रेक इवन प्रॉफिट। मैंने ब्रेक इवन प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ऐसा बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, इट इज, देखो ध्यान से सुनना सर, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, मैंने ये ईबीआईटी है, मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मैंने उस लेवल का प्रॉफिट है, उस लेवल का ईबीआईटी है, एट विच EPS equals to 0, EPS equals to 0, 0 है सर, ये 0 को मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, at which EPS equals to 0। ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट that is EBIT star, EBIT star equals to that level of EBIT at which earning per share equals to 0। अब मैं आपको इसको क्लियरली बताता हूं, ध्यान से सुनना। हर कंपनी का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट करना
और अपने शेयर होल्डर का मोरल को बूस्ट करना, ये कंपनी का नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है सर। जैसे कंपनी चला के किस लिए कंपनी चलाना है? प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। प्रॉफिट करेगा तो कंपनी का शेयर होल्डर जो भी रहेगा, चाहे जो कंपनी ने बनाया, जिन्होंने कंपनी को बनाया, जो प्रमोटर है, जो भी बाद में कंपनी के बिजनेस पे भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारे लोग कंपनी से पैसा कमाना चाहता है। तो कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर जितना बढ़ा सकता है, उसी से शेयर होल्डर का अच्छा है। जैसे आईटीसी जैसा कंपनी काफी दिनों से चल रहा है सर, मोर देन 100 ईयर्स से चल के आज भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, नो डाउट प्रॉफिटेबल है एंड हाईली प्रॉफिटेबल। शेयर अर्निंग पर शेयर भी काफी स्टैंडर्ड है इसका। लेकिन मैं आपको कुछ कंपनी बता रहा हूँ जो आज भी ईपीएस को पॉजिटिव नहीं कर पाया। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ न्यू कंपनी बताऊं आपको। जोमैटो 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 आप लोग खाना तो ऑर्डर करते ही होंगे। जोमैटो का फाइनेंशियल्स चेक करता हूं, मैं देखता हूं, मुझे लग रहा है कि इसका अर्निंग पर शेयर अभी भी 0 पर नहीं आया। लुक एट सर, इसका अर्निंग पर शेयर 2022 में था नेगेटिव 2.49, माने 2.5% नेगेटिव, माने लॉस है। शेयर होल्डर अभी भी, शेयर होल्डर का ओवरऑल जो सिनारियो है वो लॉस है। अब कोई बोलेगा, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ सर। शेयर होल्डर का नेगेटिव और मार्केट में, शेयर मार्केट में कैपिटल गेन में थोड़ा फर्क होता है। किसी किसी को यह चीज समझ में नहीं आता, मैं बताऊंगा, रुक जाओ बता देते हैं सर। मन में दुविधा नहीं रहना चाहिए, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ा बेहतर हुआ है 2022 में, 23 में -1.20 हुआ है, मैंने नेगेटिव 1.20, मैंने अभी भी शेयर होल्डर नेगेटिव है। सर ये किसके खोज में है? जोमेटो क्या ढूंढ रहा है सर? बोलो क्या ढूंढ रहा है जोमेटो? हेलो, जोमेटो क्या ढूंढ रहा है? आपको खाना तो डिलीवरी करके कमाना है, लेकिन कमा के क्या करना है? उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो तो? शेयर होल्डर को पॉजिटिव रिटर्न देना। तो पॉजिटिव का रास्ता कहां से चालू होगा? पहले उसको 0 में आना पड़ेगा ना। हेलो, पहले उसको 0 में आना पड़ेगा, ये सुनो। কথাটা বোঝা গেল কি গেল না? यस सर, बट है ना? জিরোতে হ্যাঁ ওটা জিরো আসবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। पहले 0 होगा फिर पॉजिटिव होगा ना। जैसे आईटीसी 15% पर शेयर दे हाँ रहा हाँ था, हाँ। तो पहले 0 में आएगा, नेगेटिव से पहले 0 आएगा, फिर जाके 1%, 2%, 3%, 4% करके कमाएगा। ये कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये जब उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता है ना, तब जाके मिलता है। आज मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये कंपनी का मेन इच्छा है, इसी इच्छा के लिए कंपनी बना है सर। और उस दिन का अभी भी इंतजार में है। कौन? जोमेटो, पेटीएम अभी भी इंतजार में है। बहुत सारे कंपनी देखो, मारुति को देखो, बहुत पुराना कंपनी है, 1970 से 80s के आसपास से चल रहा है। इफ यू लुक एट दिस फाइनेंशियल्स, इसका अर्निंग पर शेयर देखो, ह्यूज अर्निंग पर शेयर। मारुति सुजुकी 271 पर शेयर अर्निंग पर शेयर, ह्यूज अर्निंग। शेयर का दाम भी देखो, 9,492। ह्यूज मार्केट है इसका, पैसा भी बहुत कमाता है, नो डाउट। सरकारी गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग अच्छा खासा है, और फॉरेन सुजुकी के साथ टाई अप भी है। अब चलो मैं कंपनी एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि ये इतना आसान चीज नहीं है। सबसे पहले आपको उस ईबीआईटी से चालू करते, सबका जर्नी देखो, हर कंपनी का, ईच एंड एवरी कंपनी का जर्नी चालू तो होता है रेवेन्यू कमाने से, फिर वहां से ईबीआईटी में आते हैं, मैंने प्रॉफिट फर्स्ट, पहला प्रॉफिट, जैसे पहला प्यार, वैसा ही पहला प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट से इंटरेस्ट देना है, सरकार को टैक्स देना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, फिर जाके ये जो अर्निंग पर शेयर है, ये बेसिकली इक्विटी वाले का होता है।
ये जितना पॉजिटिव रहेगा कंपनी का उतना अच्छा, शेयर होल्डर का बल्ले बल्ले, ओवरऑल बिजनेस अंदर से एकदम मजबूत। ये एक मजबूत कंपनी का सिनेरियो है। अब कोई बोलेगा, मैं आपको एक छोटा सा चीज फिर बताता हूँ। जैसे जोमेटो में मैंने ही कुछ दिन पहले, आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर जो लोग शेयर मार्केट का क्लास भी करते हैं और जोमेटो से रिसेंटली भी इनकम किया है। मैं बताता हूँ, जैसे अगर कुछ दिन पहले तक अगर आप जोमेटो देखोगे, जस्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जब जोमेटो कुछ महीने पहले 40-50 में चल रहा था, ठीक है, 40-50 रुपीज में, जस्ट जनवरी के आसपास में 40 समथिंग में था जोमेटो, और फिर मार्च के आसपास में 50 में, और उसके बाद रिसेंटली इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था मोस्ट प्रोबेबली, और उसी टाइम पे जोमेटो में एक पॉजिटिव अपग्रेडेशन हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सर मुझे पता है, उन लोगों ने क्या किया था, करीब 40-50 के आसपास शेयर को परचेस कर लिया, 50 पर शेयर। मानो अगर आपने 500 शेयर परचेस किया तो 500 इंटू 50 कितना हो जाएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बोलो? 25,000 है ना। 500 इंटू 50 मैंने 25,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया। आज जोमेटो कितना चल रहा है? आज जोमेटो कहाँ है? 75, ठीक है। 500 इंटू 75 कितना हुआ सर, प्लीज टेल मी। बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25 रुपीज बढ़ा है ना, 50 से 75 माने 25। तो आप एक काम करो, 500 इंटू 25 कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 12,500। तो 12,500 प्रॉफिट। हाँ ठीक है, 12,500 प्रॉफिट। ठीक है। तो ये 12,500 प्रॉफिट के लिए आपको 25,000 इन्वेस्ट करना पड़ा, और आज वैल्यूएशन हुआ। और ये कितने दिन में हुआ? 2 महीने में हो गया सर, है ना। ये 2 मंथ में हुआ, लेकिन वेट करना पड़ा। जो लोग अभी भी इसको होल्ड करके रखा है ये इनकम पे हैं। लेकिन सर ये जो अर्निंग आपने किया ना, ये कंपनी का वो वाला अर्निंग नहीं, ये कंपनी के शेयर का ग्रोथ के साथ आपने कैपिटल गेन किया, ये कैपिटल गेन है। दिस इज नॉट द कंपनीज अर्निंग जो आप वहां पर नीचे देख रहे हो। और ये जो आपको गेन हुआ है इसमें कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं है। हाँ, अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया इसके बीच में, दैट्स अ डिफरेंट अर्निंग। जैसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है पर शेयर के ऊपर, नॉर्मली फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड होता है, पर शेयर 5 रुपीज ऐसा करके डिविडेंड देता है, पर शेयर 3 रुपीज ऐसा। तो अगर आप 500 शेयर होल्ड कर रहे थे और कंपनी ने अगर मानो 2 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, फेस वैल्यू 10% होता है, 2 रुपीज अगर शेयर में डिविडेंड दे रहा है प्रॉफिट का हिस्सा, तो 500 इंटू 2 आपको 1,000 डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड है, ठीक है। और ईपीएस तो नंबर ऑफ शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करके मिलता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैलकुलेशन करके। सो पॉइंट इज दैट डिविडेंड अर्निंग जो है वो कंपनी का अंदर का जो अर्निंग का पार्ट है, और आपने जो ये कमाया ये कैपिटल गेन है, ये कंपनी का शेयर का जो ग्रोथ है उसमें, ये यही चीज शेयर मार्केट में सिखाया जाता है। इसके साथ कंपनी का जो अंदर का अर्निंग है इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो है बट उस तरह का कनेक्शन नहीं, ठीक है। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा सर आप ये जो इनकम के बारे में, ये कंपनी अर्निंग है सर, और वो आपने वो कंपनी के शेयर में पैसा लगा के ट्रेंड पे कमाया, कंपनी के ग्रोथ पे कमाया, शेयर का प्रीमियम पे कमाया, मार्केट में शेयर का ग्रोथ है उस पे कमाया, वो अलग चीज है, इसी में लोग ज्यादा कमाते हैं ऑब्वियसली। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या कंपनी का बिजनेस के अंदर का बात बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जिस कंपनी का इनकम दिन पे दिन बढ़ता जाएगा उसका शेयर का ग्रोथ भी दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। जैसे 2022 में इसका नेट इनकम 1208 करोड़ नेगेटिव था, 2023 में 971 करोड़ नेगेटिव हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका इनकम ग्रो हुआ है सर, भले ही नेगेटिव में है बट बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़ा है, कभी 5,010 का रेवेन्यू होता था, अभी 7,500 के ऊपर का रेवेन्यू हो रहा है एक साल के अंदर, 1,500 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज किया है, मामूली बात थोड़ी है सर। यही सब चीजें पॉजिटिव है जिसके कारण शेयर में ग्रोथ दिखता है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और बहुत जोर का है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पे वैल्यूएशन तो ही होता है कि भाई वैल्यूएशन क्या होता है, जिसके अर्निंग पे दम है उसको वैल्यूएशन कहते हैं। आपके घर के सामने अगर कोई कचौड़ी दुकान है ना, उसमें डेली भीड़ लगा रहता है, मैंने मानो कि उसका वैल्यूएशन है,
और दिन पे दिन भीड़ बढ़ रहा है, माने उसका ग्रोथ है। वैल्यूएशन माने जिसका कस्टमर रिटेंशन है, जिसका जिनको लोग चाहते हैं और कस्टमर्स दिन पे दिन बढ़ रहा है। अगर आप ऐसा देखोगे इसका मतलब है कि वैल्यू भी है और साथ में ग्रोथ भी है। ऐसे कंपनी को तो छोड़ना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। डोंट वरी, ये सब फंडामेंटल अप्रोच भी होता है, बट ये सब फाइनेंस से ही जनरेट होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। मैं फिर से थोड़ा डिटेल्स में चला गया, तो फिर हम लोग वापस आ गए सर, फिर से मैं लेवरेज पे आ गया। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जो कंपनी तरस रहा है कि भाई कब उस पॉइंट पे आएंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे कि शेयर होल्डर को एटलीस्ट लॉस ना हो, अर्निंग पर शेयर एटलीस्ट जीरो में आ जाए। तरस रहा है सर कंपनी, जो अभी जो बड़े बड़े ब्रांड सर 10 साल 12 साल हो गया मार्केट में, फिर भी अभी भी ईपीएस जीरो नहीं कर पाया। मैं आपको लाइन लगा दूंगा ऐसे ब्रांड का। बहुत सारा कंपनी तो चालू किया, पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गए, फिर घर चला गया, मैंने कंप्लीटली दुकान बंद करके चले गए। ऐसा भी एग्जाम्पल्स है, पर ठीक है, अब उतना एग्जाम्पल्स क्या करोगे, अभी जरूरी नहीं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, बाकी सर जिंदगी आपको बहुत मौका देगा एनालिसिस रिसर्च के लिए। अब आगे चलो सर। ईबीआईटी स्टार माने सर ये ईबीआईटी और नॉर्मल ईबीआईटी का फर्क समझ रहे हो? नॉर्मल ईबीआईटी माने कोई भी नॉर्मल जनरल सिचुएशन, बट ईबीआईटी स्टार माने दैट ईबीआईटी जहां पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहली बार जीरो होगा और उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलेगा। बट वो जीरो लेवल में कंपनी का ईबीआईटी जितना है उसको ईबीआईटी स्टार कहते हैं और उसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस, बट इस बार अर्निंग पर शेयर वाइज, अर्निंग पर शेयर वाइज। अब आगे देखो, ईबीआईटी स्टार माइनस आई, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट। मैं इसको एक्चुअली थोड़ा फॉर्मूला जनरेट करना आपको सिखाऊंगा, जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखाया, बट इस बार थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कि ईबीआईटी स्टार माने जहां पर ईपीएस जीरो होता है, यह तो आपको पता चल गया। तो मैं अगर लिखूं कि ईपीएस इक्वल्स टू जीरो, ईपीएस का मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं आपको पहले देखो, आपके कॉपी चेक करो, वहां पर आपको ईपीएस का फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, जहां पर मैंने आपको बस थोड़ा मैं चेंज, ईबीआईटी स्टार माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0। मैं बस ईपीएस की जगह फॉर्मूला पुट किया, ईपीएस की जगह उसका फॉर्मूला पुट किया, ये मैं पहले लिखा के रखा, आप कॉपी चेक करो। दैट इज ईबीआईटी स्टार। अब क्या करना है, यहां से ना मैं सिर्फ ईबीआईटी स्टार को अलग करूंगा। तो अगर ईबीआईटी स्टार इधर लेफ्ट साइड में रहेगा तो इक्वल के इस पर इक्वेशन क्या बनेगा, 1 जो है इधर आ जाएगा, इक्वल के इस पर आ जाएगा, तो मैंने सॉरी 1 नहीं, आई, इंटरेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी माइनस जो है ये भी प्लस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। जस्ट अ बेसिक मैथ्स हुआ सर, जस्ट अ बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 10 at ईबीआईटी स्टार DFL is undefined। ईबीआईटी स्टार पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अनडिफाइंड सिचुएशंस होते हैं। ईबीआईटी अगर नॉर्मल ईबीआईटी अगर ग्रेटर देन ईबीआईटी स्टार हो, नॉर्मल ईबीआईटी अगर ईबीआईटी स्टार से ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, ईबीआईटी स्टार माने दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर जीरो है। अगर बिजनेस में ईबीआईटी नॉर्मल ईबीआईटी स्टार से, नॉर्मल ईबीआईटी अगर ईबीआईटी स्टार से ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे डीएफएल इज पॉजिटिव, माने फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव साइड में है, माने रिस्क पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिस्क एंड नेगेटिव रिस्क, दो तरह का रिस्क हो सकता है ना। एक होता है पॉजिटिव रिस्क, माने रिस्क लेके आप अच्छे हालत पे हो, और एक होता है कि रिस्क लेके आप नेगेटिव हालत में हो। कौन सा बेहतर है सर, व्हिच इज बेटर, रिस्क लेके पॉजिटिव या रिस्क लेके नेगेटिव? प्लीज टेल मी।
हाँ, प्लीज टेल मी। हेलो, কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ऐसा चुप हो जाते हो आप लोग कभी कभी, मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। बोलो। हाँ सर। ये जो इक्वेशन मैंने समझाया ये समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो सर। EBIT greater than EBIT star equals to DFL is positive. If EBIT less than EBIT star, then DFL is negative. नो सर, नो सर। मैंने नो सर मैंने समझ में नहीं आया या आया? ना सर, समझ में आया, नो प्रॉब्लम। समझ में आया, ओके सर। चौथा क्लियर? तो चौथा, शालिनी, पूर्वा, नील, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा सर। कंसीडर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। %12 टर्म लोन इक्वल्स टू 500 लाख। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर, $10,000 equity share of ₹100 each, of ₹100 each। अच्छा, 10,000 शेयर अगर 100 करके होगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। ओके, कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस माने बेसिकली प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा कंपनी क्या करते हैं, रिजर्व करके फंड बना के रखते हैं, उसको रिजर्व सरप्लस बोलते हैं। अकाउंट्स में इसको और डिटेल्स में सिखाया जाता है, बट करेंटली आप समझ गए ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है। इन सिंपल, घर घर में होता है सरप्लस मनी। जिसके पास जितना सरप्लस पैसा होता है उसका बैकबोन उतना स्ट्रांग रहता है। फाइनेंशियली हमारे पास जितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहेगा घर के बैंक के अकाउंट में या घर के सिंदूक में, हम ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अरे भाई छोड़ो यार क्या चिंता, पैसा पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक। तो कंपनी के पास जितना रिजर्व अच्छा होगा, कंपनी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रिस्क लेने में थोड़ा सुविधा होता है ना। तो रिजर्व सरप्लस जिसका जितना अच्छा हो, इतना आसान नहीं होता है रिजर्व सरप्लस को एक दिन में थोड़ी अच्छा हो जाएगा सर, इट्स टेक टाइम, समय लगता है। कैपिटल एम्प्लॉयड 800 लाख। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया 3। मैंने DFL का जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है, वो आपको पहले से गिवन है। तो सर सवाल क्या है? तो क्वेश्चन यही है, कंट्रीब्यूशन इज टू बी फाउंड आउट। कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, गिवन दैट DOL इक्वल्स टू 2। अच्छा सर, DOL भी बोल दिया, DFL भी बोल दिया। क्वेश्चन बेसिकली ये है सर, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता दिया, रिजर्व सरप्लस भी बता दिया, कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू भी बता दिया, लोन का इंटरेस्ट भी बताया, अमाउंट भी बताया। ठीक है, इतना सारा चीजें बता दिया, कंट्रीब्यूशन ढूंढना है। ट्राई करोगे? अरे ट्राई बनता है क्या? यस।
अच्छा, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? सबाई क्वेश्चन लिखे नहीं আছে तो? হ্যাঁ না না কিছু বলছে না কেন? তো बोलो सर, कुछ लिख लिया कि नहीं? सर यस सर। ओके, आंसर बताओ क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कोई तो जवाब देगा सर, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। किसी से तो आंसर का उम्मीद है मुझे, कोई तो बताएगा। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? बोलो, कौन है वो जिसका जवाब मुझे मिलेगा? DFL इक्वल्स टू EBIT बाई PBT। ये फॉर्मूला तो हमें पता है ना? अच्छा, क्वेश्चंस में कहीं पर प्रेफरेंस शेयर बोला नहीं ना, तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रेफरेंस शेयर तो यू कैन इजीली यूज EBIT बाई PBT फॉर्मूला। क्वेश्चन ने मुझे DFL का वैल्यू दे के रखा, मैं सिंपली उसको यूज करूंगा। 3 इक्वल्स टू EBIT बाई, अच्छा मैं PBT को ऐसे तोड़ सकता हूँ। PBT माने क्या? EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, यानी EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करो तो PBT मिलता है ना? EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करो तो PBT मिलता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, क्या सर हमें इंटरेस्ट पता है? बोलो। इंटरेस्ट का वैल्यू पता है क्वेश्चन में कहीं पर भी? यस, 500 लाख का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट आपका? बोलो, 500 में 12 कितना हो जाएगा? 60 लाख, 60 लाख। ठीक है, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना। 3 EBIT माइनस 180 लाख, है ना, माइनस 180 लाख इक्वल्स टू EBIT। यहाँ सर हम लोग इक्वेशंस को वापस बना सकते हैं। 3 EBIT इधर है, 3 EBIT से ये वाला EBIT को इधर ले लेते हैं, तो 3 EBIT माइनस EBIT, तो अगर ये इधर आएगा तो ये किधर जाएगा? ये माइनस वाला चीज है, 180 लाख पॉजिटिव इधर हो जाएगा। ये सब तो बचपन वाली चीज है। तो 3 EBIT माइनस EBIT माने 2 EBIT, तो 2 EBIT इक्वल्स टू 180 माने EBIT कितना होगा? संपत कत হবে रे? सर 90 लाख। थैंक यू, आपका EBIT आ गया सर, EBIT निकल गया, मजा आया। EBIT कैलकुलेट कर लिया, तो EBIT कितना है? 90 लाख। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या है? EBIT बाई PBT। अब कितना आसान हो गया देखो, अब जस्ट पुट इट। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताऊं, हमें चाहिए क्या? कंट्रीब्यूशन ना, व्हाट वी नीड? कंट्रीब्यूशन। अब क्या करना है? DOL का मतलब कितना दिया? 2। अच्छा, DOL का फॉर्मूला क्या है? ये प्रीवियस क्लासेस में सिखा के रखा सर। DOL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई, देखो सर ये सब नहीं भूलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। सब मैं एनालिसिस के साथ आप लोगों को लिखा के रखा, भूलोगे तो दिक्कत में हो जाएगा सर। कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। नाउ कंट्रीब्यूशन पता चल गया, EBIT भी पता चल गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन नहीं पता है बट EBIT तो पता हुआ है। अब क्या करेंगे? 2 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन को लिख देते हैं सिंपल, और EBIT की जगह लिख देते हैं 180। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सॉरी मैंने गलत लिखा, EBIT 90 है ना, सॉरी 90, तो 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 180 लाख।
यही सवाल पूछा गया था। कोई डाउट? ব্যাপারটা বোঝা গেল? স্যার ওই ডিওএল হ্যাঁ স্যার। 2 থেকে একটু বলুন তো। ডিওএলটা ডিওএল 2 থেকে একটু বলুন তো কন্ট্রিবিউশন। ডিওএল ইকুয়ালস টু 2, আমি জাস্ট ডিওএল এর ফর্মুলা পুট করেছি। ডিওএল এর ফর্মুলা কি আছে খাতা চেক কর। কন্ট্রিবিউশন বাই ইবিআইটি, লাস্ট দিন অঙ্ক করিয়েছিলাম। কন্ট্রিবিউশন বাই ইবিআইটি তো ডিওএল এর ফর্মুলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওটা মনে ছিল না, সরি, সরি। अच्छा डीओएल ये तो बोली और डीओएल एर वैल्यू तो बोल ही दिए थे हम लोगों को, अभी वैल्यू नहीं निकालना है सर। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, अब डीओएल की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देंगे। 2 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, वी नो ऑलरेडी कैलकुलेटेड 90। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना। अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया बोल के, अगर आप लोग और थोड़ा सा स्टेप करना चाहो तो कर लो। नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा और 90 इंटू 2 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। एक ही बात ना, बात वही है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 180 लाख, एक ही बात है। ये इधर क्रॉस होगा। दिस इज द आंसर। বোঝা গেল? কি বোঝা গেল কি গেল না? मायूसी क्यों छाया है? हाँ सर। चलो पहले आगे बढ़ी। बढ़ती का नाम जिंदगी। अच्छा सर, मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला और फार्मूला रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकता है मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। एक लास्ट फार्मूला बचा है सर, लेवरेज का लास्ट फार्मूला एंड उसका एनालिसिस, दैट इज फार्मूला 3 एंड इसका नाम है सर डिग्री ऑफ, क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। इसका एक दूसरा नाम क्या है, और कंबाइंड लेवरेज। नाउ हाउ टू जनरेट कंबाइंड लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज माने जिसमें ऑपरेटिंग भी है और फाइनेंस भी है, ऑपरेटिंग का रिस्क भी है और फाइनेंशियल रिस्क भी है, दोनों को मिला के बनता है टोटल लेवरेज। मैं लिखा देता हूं सर, डीटीएल कैसे जनरेट होता है। डीटीएल इक्वल्स टू, बिजनेस में डीटीएल कैसे जनरेट होता है, रिस्क ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। दीज आर द मेन रीजंस ऑफ टोटल लेवरेज। किसी भी बिजनेस को चेक कर लो, हर बिजनेस का जो टोटल लेवरेज है, टोटल रिस्क है, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड डिफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड। These 3 are very very risky for the business. But सर इसके बिना क्या रिस्क है? जैसे जिंदगी में बोलते हैं ना कि जिसके जीवन में रिस्क नहीं है वो जीवन ही क्या जीवन है। हाँ, जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो होना चाहिए। बिना रिस्क का जिंदगी एकदम जैसे ठंडा सा, एकदम मायूसी है एकदम। रिस्क तो लेना चाहिए जिंदगी में थोड़ा सा। क्या बोलते हैं ना उसको, एक सलमान खान का एक मूवी देखा था, मैं हर चीज थोड़ा सा देख लेता हूँ। मूवी का नाम था किक। क्या नाम था? किक। आप लोगों ने शायद देखा है, देखा? किक देखा सर आप लोगों ने? कम से कम सल्लू मियाँ का फैन तो बहुत होते हैं सर। तो उस मूवी में, सलमान खान का मूवी में एक गाना था, गाने का नाम ऐसा कुछ था कि तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। ठीक है, मैंने किक बने वही चीज कि थोड़ा रिस्क लो तो किक मिलेगा, किक मिलेगा तो किक मारोगे। ठीक है ना, बाइक में किक मारो या फिर फुटबॉल में, तो किक तो करना है सर, तो किक चाहिए। थोड़ा रिस्क तो बिजनेस में भी, रिस्क बिना बिजनेस कैसे, है ना? कहीं पर पैसा डालो, थोड़ा डरो, थोड़ा डरना भी चाहिए। अगर बोलेगी सर डर
मतलब डर नहीं लेना है तो फिर मुश्किल, इंसान को डरना चाहिए। मैं जिंदगी में कभी कभी देखता हूँ यार डर नहीं लग रहा है, माने कुछ हो नहीं रहा है। जब जिंदगी में डर लगे तो समझना कि जिंदगी में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो डरना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना डरोगी और सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर में एक होना चाहिए, एक पैल्पिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मैं इसको थोड़ा बिजनेस एंगल से आपको समझाता हूँ। जैसे जोमेटो वगैरह का अगर मैं बात करूं, या फिर बड़ा बिजनेस ले लेता हूं जैसे एयरटेल, ठीक है। चलो डिफरेंट बिजनेस का बता देते हैं। इसका फाइनेंशियल चेक करोगे ना, आपको एक आइडिया मिलेगा। बिजनेस रेवेन्यू कमाते हैं, फिर वहां से अपना खर्चा निकालते हैं। सर यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंस को डायरेक्टली तो ऐसे बोला नहीं है। हाँ, इसका मेनली एक चीज है ऑब्वियसली, आपको डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखो आप यहाँ पर, लुक एट दैट। मैं क्यों एयरटेल लिया आपको समझ में आएगा। इसका डिप्रिसिएशन देखो आप, कितना करोड़ का डिप्रिसिएशन है। हेलो, डिप्रिसिएशन कितना करोड़? 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ एवरी ईयर इसका एसेट डिप्रिशिएट हो जाता है। टेलीकॉम बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस जो होता है ना, इस बिजनेस का ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है सर। यानी हर बिजनेस का, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस का अलग अलग कैरेक्टर होता है। जोमेटो का बिजनेस के साथ कभी भी आप एयरटेल का बिजनेस कंपेयर नहीं कर सकते। इसका फिक्स्ड एक्सपेंसेस हाई है। ये जो हमारे घर घर में फाइबर पहुंच रहे हैं, हाँ, आजकल फाइबर का जमाना है, 5G का जमाना है ना, 4G 5G, अब आगे आगे और भी AG OG, हाँ, ऐसा गाना सुने ना, AG OG, ऐसा ही 4G 5G 6G 7G, कितना सारा जी आएगा अभी। तो इनको ना लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, फिर स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने के बाद फिर समुंदर के अंदर से, समुंदर के नीचे नीचे से लाइन बिछाना पड़ता है, केबल। उसमें भी अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए तो पुराना सिस्टम बेकार हो जाएगा। जैसे आज के डेट में आप सोचो, 2G इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, 5G इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। लेकिन 5G के जमाने में कौन 2G यूज करेगा? आप करोगे सर 2G? हेलो, अगर आपको बोला जाए कि 2G में वापस शिफ्ट हो जाओ, करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, नॉर्मल बात है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि 2G को शिफ्ट करना है 3G में, 3G को शिफ्ट करना है 4G में, 4G को शिफ्ट करना है 5G में। अब इसको रिप्लेसमेंट करना है, और जितना दुनिया में अपग्रेडेशन आता जाएगा, इनको भी उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो एवरी ईयर इनका ना फिक्स एक्सपेंस बहुत हाई है, जिसका इफेक्ट इनके बिजनेस में पड़ता है। और अगर मतलब रेट चार्ज अगर हाई कर देगा, कस्टमर उठ जाएगा, अब बहुत चार्ज कर दिया भाई, रिचार्ज का इतना तो मुश्किल हो जाएगा, डेटा रेट देखो क्या हाई है। लेकिन इनके बिजनेस में भी थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस हाई है, तो ये रिस्क है इनका। ऐसे जैसे एयरलाइंस बिजनेस, इंडिगो को देखो, इनका भी आपको हाई रेट ऑफ दिखेगा फिक्स एक्सपेंसेस। चलो देखो, जस्ट एक आइडिया आपको देना चाहिए ना, इसीलिए दे रहा हूँ। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। हाँ, इसका भी डिप्रिसिएशन वगैरह हाई है सर, 5,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन में जा रहा है सर। इंडिगो का एक बहुत बड़ा खबर आया है, पता है आपको? किसी को पता है? इंडिगो का बहुत बड़ा खबर आया है। क्या ওই खबर है, অনেকগুলো যা এয়ারবাস বুকিং एयरबस 320, एयरबस 320 जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन करने वाला एरोप्लेन है। फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, मॉडरेट एक्सपेंसिव है मोस्ट प्रोबेबली। 500 ऐसा एयरबस ऑर्डर दिया है यूएस को। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अभी मिल जाएगा, 2035 तक ओवरऑल 2035 तक इसके पास 500 और एरोप्लेन होगा। और कुल मिला के अगर 500 एरोप्लेन आ जाएगा तो इंडिगो के पास करीब 1000 एयरक्राफ्ट हो जाएगा, 1000। और इतना बड़ा ऑर्डर आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिया है। कोई भी मतलब कोई भी
रिच कंट्री भी, माने भारत तो एक मिडिल क्लास कंट्री है सर, वो भी लोअर मिडिल क्लास से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रिच कंट्री ऐसे किसी यूएस को या फ्रांस को ऐसा इतना बड़ा ऑर्डर आज तक नहीं दिया है। तो ये दर्शाता है कि भारत का ग्रोथ सिनेरियो के एक बहुत बड़ा चैप्टर, कि एक एयरलाइंस कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है सर। ऑर्डर वैल्यू से ये चीज दर्शाता है। हाँ बोलो। শুনেছিলাম না স্যার এয়ার ইন্ডিয়া ওই 2028 সালের মধ্যে 800 কতগুলো ফ্লাইট নেওয়া হবে। हाँ, इससे पहले एयर इंडिया का ही था, इससे पहले एयर इंडिया का ही था। एयर इंडिया का एयर ऑलरेडी, इंडिया से 800 का इससे पहले एयर इंडिया ने मोस्ट प्रोबेबली 400 या 350 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। लेकिन 452 স্যার ये দিয়েছে পাবলিক প্লেন দিয়েছে আর বাদ বাকি স্যার নরমাল ছোট জেট প্লেন টাইপ বা যুদ্ধবিমান টাইপের ওই কিছু অর্ডার দিয়েছে। টোটাল 800 না কত অর্ডার দিয়েছে। यस सर। अब एयर इंडिया को क्रॉस करके इंडिगो ने तो और तगड़ा ऑर्डर दे दिया सर। इससे दर्शाता है कि भारत का फ्यूचर किधर जा रहा है, माने एयरलाइंस बिजनेस में बहुत बड़ा मौका बन रहा है, आप समझ रहे हो ना। और ये सब अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ेगा नहीं। और देखो उसका इफेक्ट भी एयर इंडिगो के शेयर के दाम पे भी पड़ा है। चलो ठीक है। अब सर क्या बताऊं आपको, স্যার ইন্ডিগোর একটা নতুন রুটও অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে, জর্জিয়া যাবে বা দিল্লি থেকে। রুট জর্জিয়া যাবে দিল্লি থেকে, মানে ইন্টারন্যাশনাল রুট বিস্তারাও অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে, বিস্তারা আর ইন্ডিগো একসঙ্গে পেয়েছে। বিস্তারাও পেয়েছে, इंडिगो পেয়েছে। चलो नहीं ठीक है सर। आजकल हम लोग इंडिया के अंदर भी कहीं पे भी जाते हैं, अगर कोशिश करते हैं जाने का, इंडिगो के बिना तो कोई दिखता ही नहीं है मुझे। ठीक है, इंडिगो छोड़ के और कोई फ्लाइट है ही नहीं, ऐसा हालत है। जहां जाओ इंडिगो मिलेगा, कुछ कोई मिले ना मिले इंडिगो मिलेगा। सर्विस अच्छा नहीं हो बट फ्लाइट दे देता है आपको। सर्विस बेकार लगता है सर, कोई कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं करता है, बट एरोप्लेन मिल जाएगा आपको सस्ते में, ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है चलो। आई होप यू अंडरस्टैंड फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तीन चीज बहुत खतरनाक, लेकिन इस खतरनाक चीज को जो टैकल कर लिया, आप समझो कि उसका बाजी मात हो गया। बोलते ना, हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं सर? बाजीगर कहते हैं। पहले हारो, माने हारने की तरह सोचो, माने सोचो कि अरे हार सकते हैं, बट हारना नहीं है। हार कर जीतने वाले को, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ डायलॉग, थोड़ा गलत भी हो सकता है। ओके अब चलो लिखो, प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड डीपी डिवाइडेड बाय profit before fixed cost, interest, oh sorry, after प्रॉफिट आफ्टर হবে after sorry, profit before fixed cost, interest, dp, profit after fixed cost, interest and dp माने प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड लिखूं तो कैसे लिखेंगे सर? सेल्स इनटू पी माइनस बी। क्यू माने सेल्स, पी माइनस बी माने सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट का। ये कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने डेवलप किया था एकदम स्टार्टिंग नोट्स के अंदर। क्यू इंटू पी माइनस बी, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का पहले का प्रॉफिट, माने बेसिकली कंट्रीब्यूशन है ना। और उसके बाद का प्रॉफिट क्या है? क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। दिस इज दी फॉर्मूला। माने ये आपने थ्योरेटिकली देखा और इसको आपने जस्ट फॉर्मूला वाइज पुट किया। अब मैं इसी चीज को थोड़ा एनालिसिस दूंगा आप लोगों को। अच्छा एक चीज आप जरूर लिख के रखो सर, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड is not present, सर बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। if preference dividend is not present, then DTL equals to degree of total leverage equals to contribution by PBT। ठीक है, contribution by
और अगर आपको DFL मिले तो फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये वाला। फिर अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिख जाए तो फिर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो तब सिंपल, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इफ डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट देन दिस सिंपल दिस फॉर्मूला। अच्छा, और एक चीज आप यहाँ पर लिख लो, ये कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी तो DTL का फॉर्मूला है, DTL, या फिर कहीं जगह में आपको DCL भी नजर आएगा, माने कंबाइंड लेवरेज, एक ही बात है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, अल्टरनेट व्यू, DOL इंटू DTL। आप इस तरह से भी DTL को कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, गलत लिख दिया फिर से। कहना ये चाहते हैं मतलब किसी भी बिजनेस में दो ही रिस्क होता है ना, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब दोनों रिस्क मिलके क्या बन जाएगा, टोटल रिस्क। जैसे मैं आपको इतना सारा एग्जांपल दिया, जैसे रिसेंटली एक बिजनेस, इसी एयरलाइंस इंडस्ट्री का ही एक दूसरा बिजनेस है, क्या नाम है, तथा नाम बता देना, जेट एयरवेज। हाँ, जेट, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका हालत देखो, शेयर का हालत देख रहे हो, ट्रेड ही नहीं होता है। इसका फाइनेंशियल चेक करें, इसका प्रॉब्लम कहाँ है, ऑपरेशन में। इंडिगो को फाइनेंशियल रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है नहीं उतना। बट आप इसको देखो, जेट को देखो, ये तो ऑपरेशन ही बंद करके रख दिया, बिकॉज ऑपरेटिंग रिस्क को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, यानी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना उसको बेयर करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, दीज टू आर दी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। सो अगर आप ये दोनों रिस्क को कंट्रोल कर लिए तो अल्टीमेटली आप टोटल रिस्क को भी कंट्रोल कर लिए। अब इसको आप फॉर्मूला वाइज ऐसे लिखो, DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय PBIT। DFL का फॉर्मूला क्या है, EBIT बाय PBT, है ना। अब ये EBIT कट जाएगा इधर इधर, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। EBIT कटेगा तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बाय PBT, ठीक है। मैंने बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो, सर वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। सर मैं हिंदी में लिखा, मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश, वो तो होना ही था। ये एग्जाम में मत लिखना फॉर अंडरस्टैंडिंग। माने ये नॉर्मली फॉर्मूला पुट होगा, EBIT कटेगा, कंट्रीब्यूशन बाय PBT ऐसे भी आना था, और आप ऐसे फॉर्मूला वाइज भी ला सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो फॉर्मूला याद करना, याद करो, DOL DFL का कॉन्सेप्ट को याद करना, याद करो, बट ये होना ही था, बस वही मैं आपको लिखा दिया। ओके, चलो सर इसमें अभी आप लिखो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। सर मैंने आपको 3 ब्रेक इवन सिखाया, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, फिर मैंने आपको सिखाया फाइनेंशियल ब्रेक इवन, अब बिजनेस का तीसरा ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट, दैट इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ना ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है, और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। सर दिस इज अ Q डबल स्टार, इसको दे दो Q डबल स्टार, क्योंकि मैंने Q स्टार पहले जनरेट किया था, इसलिए इसका नाम दे दो Q डबल स्टार। तो Q डबल स्टार क्या है सर, Q नॉर्मली सेल्स को डिनोट करता है, दैट इज दी लेवल ऑफ क्वांटिटी, माने क्वांटिटी सेल्स, लेवल ऑफ क्वांटिटी सेल्स एट विच EPS इक्वल्स टू, माने एक बिजनेस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है सर। इतना सेल्स जनरेट करो, इतना रेवेन्यू जनरेट करो, इतना रेवेन्यू जनरेट करो कि अल्टीमेटली EPS 0 तक तो पहुंचे, जिसके लिए सब इंतजार में हैं। हाँ, जेट का हालत क्या हो गया देखो, जेट पुराना बिजनेस है, बहुत नया नहीं है।
इंडिगो का हालत देखते हैं, कहाँ चला गया इंडिगो। जेट तो नेगेटिव में है अर्निंग पर शेयर, लेकिन ऐसा नहीं कि जेट पहले भी नेगेटिव था। अगर मैं लास्ट 10 साल का डेटा नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं, ईपीएस ये देखो, कभी कभी जेट का 103 रुपीज पर शेयर का भी 103 पर शेयर का ईपीएस जनरेट करता था, 130 तक गया था। पर 2019 18-19 के बाद से जेट का सिचुएशन थोड़ा लड़खड़ा गया। मतलब बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम गड़बड़ गया हो गया सर। समझ सकते हो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस। यहाँ तक इतना अच्छा ऑपरेट कर रहा था कंपनी, गड़बड़ कर दिया सर आगे जाके। 2-3 प्रॉब्लम हुआ, नेट इनकम इफेक्ट आया, एक्चुअली फेल मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था, और कंपनी ने ना थोड़ा सा फिक्स्ड खर्चा बढ़ा दिया था, और वो झेल नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया, ज्यादा रिस्क हो गया था। ज्यादा रिस्क के चक्कर में उसका इफेक्ट देखो, धीरे धीरे नेगेटिव होते होते अर्निंग पर शेयर, अब तो कंपनी चिंता में पड़ गया कि कब जीरो में आएंगे। और ये जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, माने इस लेवल का रेवेन्यू जनरेट करो सर, उस लेवल का रेवेन्यू जनरेट करो ताकि आप ईपीएस जीरो लेवल में कर पाओ। ये आपका पहला टारगेट है, माने इतना तो अचीव करना ही पड़ेगा, इतना तो अचीव करना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे इंडिगो का अगर आप चेक करो, इंडिगो का अर्निंग पर शेयर सर इसका भी नेगेटिव है, बट नॉट लाइक एयरलाइंस इंडस्ट्री, थोड़ा सा ऐसे ही इंडिया में प्रॉब्लमेटिक है। ये भी 160 नेगेटिव में चला गया था, अभी 7-8 नेगेटिव में चल रहा है। चलो ये खुशी की बात है। टारगेट यही चल रहा है अभी, टारगेट यही चल रहा है कि कितना जल्दी पॉजिटिव जीरो करेगा। मैंने इतना सेल्स जनरेट करो, इतना रेवेन्यू देखो, आप देख रहे हो रेवेन्यू जनरेशन देखो, 2022 और 23 का डिफरेंस देखो आप। 21 में 15,000 करोड़, 22 में 26,000 करोड़, 23 में 55,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, डबल से भी ज्यादा। यही बात है, यही चीज है जो इफेक्ट कर रहा है, ईपीएस को भी डेवलप कर रहा है। नेट इनकम में भी देखो 6,500 करोड़ का नेगेटिव था, अभी 300 करोड़ का नेगेटिव है। डिफरेंस नजर आ रहा है, कहां 6,000 करोड़, कहां 300 करोड़। रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है सर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। यस सर। सर বোঝা যাচ্ছে तो क्यू डबल स्टार बने ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। आप ऐसा सेल्स जनरेट करो ताकि आपका अर्निंग पर शेयर जीरो लेवल में पहले पहुंचे, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, दैट इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग भी है और फाइनेंस भी है, जिसका जर्नी रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक जाता है। इसका फॉर्मूला कैसा होता है सर, ईपीएस इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इसको अगर तोड़ के लिखूं, क्यू डबल स्टार इंटू पी माइनस बी माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स इक्वल्स टू जीरो। यानी ईपीएस का फॉर्मूला को मैंने तोड़ा। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करूं क्यू डबल स्टार, ओनली क्यू डबल स्टार, यानी ब्रेक ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, ये सारा चीज जो पॉजिटिव में है, माने क्यू ए पी माइनस बी एफ आई डीपी में डिवाइडेड, ये सारा चीज इक्वल के इस पार करो तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस आई इंटरेस्ट प्लस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाय ये वाला पी माइनस बी। जब इधर आएगा तो ये पी माइनस बी मतलब आपका इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवाइड होकर आ जाएगा। बस ये बेसिक अलजेब्रा है। ये क्यू डबल स्टार का फॉर्मूला है, ऐसे जनरेट होता है फॉर्मूला। याद करिए सर, समझिएगा। अब आगे आगे इसका एप्लीकेशन जब भी क्वेश्चंस पूछेगा करना है, और क्या। एक क्वेश्चन करोगे, चलो ठीक है सर, मैंने आपको सारा चीज बता दिया, मैंने आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया।
अब एक समरी नोट्स भी बना के दूंगा जिसमें आपको हर तरह का लेवरेज एक समरी पॉइंट में नजर आएगा, बट उसको लिखा नेक्स्ट दिन लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, डिविजन्स भी हो जाएगा। आज एक काम करो सर, एक क्वेश्चन करो मेरे साथ सर। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। महादेव लिमिटेड दिखाई दे रहा है क्या? हेलो सर, ये महादेव लिमिटेड थोड़ा मेरे साथ 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 चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो थियोरेटिकल पार्ट था लिवरेज में इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह के साथ सब लिखा दिया, समझा भी दिया। अब अगर आप थ्योरी क्या है, थ्योरी कोई रटने वाला चीज नहीं है। बचपन से हम लोग ये गलत करते हैं, हम लोगों को लगता है थ्योरी अलग चीज, प्रैक्टिकल अलग चीज, और हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में भेदभाव क्रिएट करते हैं। हमें लगता है थ्योरी मुश्किल है या थ्योरी मुखस्त करते हैं मैंने रटना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है, टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं और प्रैक्टिकल बिना थ्योरी नहीं, सब हैंड टू हैंड चलता है। जब कोई साइंटिस्ट किसी मैटर पे कोई चीजें डिस्कवर करता है तो पहले ना उसका थ्योरी पढ़ता है, फिर जाके उसके ऊपर एनालिसिस देने का कोशिश करता है, फिर जाके कोई डिस्कवरी करता है ना। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया कि आइजैक न्यूटन जो है सर, है ना, द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन डिस्कवर दी ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ाया गया सर? हेलो, ये जो दुनिया में जो मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स है, बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, चुंबकीय तत्व या फिर मध्याकर्षण शक्ति। हाँ, हम लोग बंगाली में ऐसे पढ़े हैं ना, मध्याकर्षण शक्ति या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बड़ा सवाल है कि क्या आइजैक न्यूटन इसको डिस्कवर करने से पहले क्या दुनिया में मैग्नेटिक फोर्स या फिर मध्याकर्षण शक्ति नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज जवाब दीजिएगा। न्यूटन इसको डिस्कवर करने से पहले क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं था? हेलो, आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया? হ্যাঁ বল। ছিল, কিন্তু সে তখন যদি কেউ বলতো না তার নাম হতো, তখন যদি কেউ বলতো তাহলে তার নামটাই থাকতো না রিজনের জায়গায়। एक्चुअली आप लोगों ने बात मेरा समझा नहीं। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में पहले से ही है। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम देखा कि एप्पल उनके सर पे पड़ा। ध्यान से सुनना बात को, एप्पल उनके सर पे पड़ा। जो स्टोरी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एप्पल उनके हेड के ऊपर पड़ा, तो उनको दिमाग में ऐसा बत्ती जला कि भाई एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कुछ तो कारण है कि दुनिया हर चीज को किस तरह से अपनी तरफ खींचता है, मैंने कुछ तो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहता कि मैग्नेटिक फोर्स पहले से ही था। आइजैक न्यूटन के जन्म से पहले भी था, आइजैक न्यूटन के जन्म के बाद भी है, और शायद आगे भी रहेगा। मतलब शायद मैं क्यों बोला, क्योंकि ये जो ओवरऑल सृष्टि है ना, ये जो ओवरऑल कॉस्मोलॉजी है, इसमें कब क्या होगा किसी को नहीं पता, आइजैक न्यूटन को भी नहीं पता। तो बेसिकली न्यूटन को भी जब पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, आप, या आइंस्टाइन को पूछा गया था कि आप बहुत जानते हो, तो आइंस्टाइन ने बोला इतना बड़ा यूनिवर्स के सामने मैं कुछ नहीं जानता, अभी भी मैं समुद्र के सामने पत्थर निकल रहा हूँ थोड़ा छोटा छोटा। इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज, उनको लगता था। तो कहने का मतलब है कि हम लोग डिस्कवर करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट सारा थ्योरी पहले से ही रहता है, हम लोग उसको बाद में डिस्कवर करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल की तरह सोचते हैं। जैसे आइंस्टाइन के बाद एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के ऊपर बातचीत किया, आई थिंक कुछ कुक ऐसा कुछ नाम है, ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल के बारे में हमारे वेद में एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है। ब्लैक होल जो है उसके बारे में इंडियन साइंस में, मतलब वैदिक साइंस में इसका बहुत बड़ा प्रूफ मिला है। व्हाट इज ब्लैक होल, जिसको आज ब्लैक होल कहा जा रहा है।
अब छोड़ो सर, मैं क्या बताऊं आपको। तो कहना बस इतना चाहता हूँ कि थ्योरी प्रैक्टिकल सब कॉन्सेप्चुअली बनता है सर। इस सब चीज़ों को ना अलग अलग नहीं, अब थ्योरी अलग है प्रैक्टिकल अलग है, नथिंग सर, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, हर चीज़ कनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा नहीं है। सर पता नहीं आप लोग मेरा बात को समझ पाते हैं कि नहीं, बट मैं तो सर ये सब बातें थोड़ा विवेकानंद जी को कभी कभी पढ़ लेता हूँ और उन्हीं से सीख के आपको बता देता हूँ, जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो सोच विचार है सर मेरे को बहुत ही इंस्पायर करता है और दुनिया को भी इंस्पायर किया है, आप लोगों को भी इंस्पायर किया है। तो उनका किताब में पढ़ने का थोड़ा शौक है और उसी से मैं जो भी समझता हूँ थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप में आपको भी बता देता हूँ। महादेव लिमिटेड, चलो सर थोड़ा सा फिर से स्टोरी हो गया बीच में। महादेव लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, एक बिजनेस करना है। ये सब ब्लैक होल वगैरह के सामने ये सब छोटा मोटा बात है सर। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितना है, 80 लाख का। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, महादेव सोच रहे कि भाई कम से कम एनुअल सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट 90 लाख का तो करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स माने कंपनी जो सरकार को टैक्स भरेगा 30%। कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ कैपिटल, कहां से जुगाड़ करेगा, 4 लाख इक्विटी शेयर से 10% करके, और डिवेंचर इशू करेगा 40 लाख, सॉरी कितना लाख का सर, हाँ 40 लाख का, 12% डिवेंचर माने 12% इंटरेस्ट के साथ। ये लोन है, दिस इज ओन, दिस इज लोन। You are required to calculate the operating, financial and combined leverage and earning per share and also साथ में कुछ जोड़ के भी, मतलब जोड़ दिया सर, क्या जोड़ा, साथ में ये बात भी जोड़ दिया, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। आपको ईबीआईटी का वो लेवल ढूंढना है जब ईपीएस 4 होगा या फिर 2 होगा या फिर 0 होगा। If EPS is 4, then what will be the EBIT? If EPS is 2, then what will be the EBIT? If EPS is 0, then what will be the EBIT? माने अगर ये सिचुएशंस अलग अलग है, आपको ये भी कैलकुलेट करना है। बोलो सर, करोगे अभी, करोगे कि घर पे करोगे, बोलो, होमवर्क पे दे दे या अभी मेरे साथ करोगे, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। अरे बोलो ना, একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে পারে। चलो ठीक है, राहुल ने बोला अभी करना है, चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्या करें सर, पर्टिकुलर बनाओ एक, ठीक है, अमाउंट का कॉलम बना लो, इजी है। लास्ट दिन भी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब पहले मुझे ये बताओ सर आपका सेल्स कितना है, प्रोजेक्टेड है ऑब्वियसली, बट कितना है सेल्स, तो राहुल बोल, सेल को तो प्रोजेक्टेड सेल्स मैंने, तुमने कितना सेल्स का सोचा, 90 लाख का, तो जस्ट पुट करो ना। बेसिकली आप प्रोजेक्टेड कर रहे हो, मैंने बेसिकली आप एक बजट बना रहे हो, एक तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो। बजट अलग होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो कि अगर मेरा सेल्स 90 लाख का हो जाए तो मेरा, अच्छा ABCD करके करना सर, हाँ, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जल्दी बोलो, किरे तथा संपद নীল শালিনী কত হবে, কন্ট্রিবিউশন কত হবে, হুম 36 लाख सर, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो सेल्स का 60% अगर कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 60% कॉस्ट इज 36 लाख।
तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40%, है ना, 40% ऑफ सेल्स, 90 लाख का 40%, कितना हो जाएगा 36 लाख। वेरी गुड सर, अमाउंट पे आ गए सर, एज पर क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पर यूनिट वगैरह पूछा नहीं है तो फिर क्यों करें, आगे जरूरत होगा तो निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कत হবে, क्वेश्चन गिवन है। मैंने कुछ रेंट वगैरह, एसेट का खर्चा, डिप्रिसिएशन, कुछ भी हो सकता है। फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट छोड़ के 10 लाख। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस करोगे, क्या मिलेगा, ईबीआईटी। कैसे आया, बी माइनस सी, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। पहले भी बोला बेसिक क्लास में, मतलब एकदम लेवरेज का पहला क्लास में। 36 लाख माइनस 10 लाख कितना होगा, 26 लाख। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ईबीआईटी से सबसे पहले कौन सा खर्चा देना है, ईबीआईटी से सबसे पहले कौन सा खर्चा करना है, लोन का इंटरेस्ट देना है, लोन का इंटरेस्ट देना है। कितना लोन लिया था आपने, 40 लाख इंटू 12%, কত পার্সেন্ট, 4,80,000 12%, তাই তো, 4,80,000। थैंक यू सर। तो क्या लिखोगे, 12% ऑफ 40 लाख, कितना हो जाएगा, 4,80,000। ये आपका खर्चा है, नेगेटिव में लिखा दो। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट, क्या मिलेगा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट चला जाएगा तो क्या मिलेगा, ईबीटी और ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना हो जाएगा, माइनस करो, 21,20,000 माइनस करो ना, सिंपल। पीबीटी हो गया। सरकार कितना टैक्स लेगा, पीबीटी से क्या देना है, टैक्स, कितना टैक्स लेगा कॉर्पोरेट, 30, फ्लैट होता है नॉर्मली। कंपनी या बिजनेस लेवल टैक्स जो होता है ना, कंपनी लेवल में फ्लैट होता है। कितना बोला, पैट, पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 21,20,000 का 30% सरकार के पास जाएगा, बचेगा क्या, 30% अगर गवर्नमेंट ले लेगा तो कितना बचेगा आपका, 70%। तो 21,20,000 का 70% आपका बच जाएगा, 30% कौन ले लेगा, सरकार ले लेगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स बोल के भी कर सकते हो, बट मैंने जानबूझ के थोड़ा स्टेप को कम कर दिया। कितना होगा पैट बोलो, 14,84,000। करके देख लो सर, मेरे से भी गलती हो सकता है। एच सर, नंबर ऑफ शेयर कितना है पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर पता है आपको, क्वेश्चन देखो ठीक से, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर कितना बोला, 4 लाख। सर 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10% करके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है, 4 लाख, है ना। थैंक यू सर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना कर लेंगे, 4 लाख। अब क्या मिल जाएगा, ईपीएस, फैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, जी डिवाइडेड बाई एच, जी डिवाइडेड बाई एच,
बोलो ना पर शेयर ईपीएस कितना होगा बोलो। $14,84,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना होगा? 3.71 होगा। 3.71 3.71 पर शेयर अर्निंग शेयर होल्डर। चलो पॉजिटिव है, खुश है कंपनी महादेव लिमिटेड, खुश है, जितना ग्रो करेगा उतना अच्छा। आगे बाकी है बात सर। आई के बाद जे, जे में क्या होगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, सब हो गया, जरूरी चीजें हो गया। अब डीओएल चाहिए, के में डीएफएल चाहिए, एल में डीटीएल चाहिए। बोलो डीओएल माने कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन कितना है, ईबीआईटी कितना है, कौन से पॉइंट में है देखो, कंट्रीब्यूशन है पॉइंट बी में, ईबीआईटी है डी में, तो बी बाई डी, बी बाई डी करो। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। बोलो कितना होगा? डीएफ सर 1.38। 1.38, थैंक यू सर। डीएफएल माने, डीएफएल माने ईबीआईटी बाय पीबीटी, फाइनेंशियल प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं सर। और डीटीएल माने कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, है ना? लेकिन आपको इतना नहीं देखना है। डिटेल का तो इंक्लूड ना होता है। हाँ बोलो इंटू, हाँ इंटू करने से भी होगा। हाँ वेरी गुड सर, इंटू करने से भी हो जाएगा। लेकिन आप बताओ मुझे पीबीआईटी, ईबीआईटी बाई पीबीटी माने डी बाई एफ कितना होगा? 1.22 1.23 হবে স্যার। 23, हाँ वेरी गुड सर। डीटीएल बताओ, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, कंट्रीब्यूशन कितने आए हैं? पॉइंट नंबर बी में, और पीबीटी कहाँ है? एफ में, तो बी बाई एफ 1.7 1.71 হবে এরকম শুনছি। 1.71 या 70 आई थिंक। হ্যাঁ ওই যে 0 বলতে। हाँ 7770, यस 70। सबका समझ में आया सर? सबको बोलो डीओएल डीएफएल डीटीएल क्लियर है? হয়েছে ক্যালকুলেশন সবার? মানে ব্যাপারটা বোঝা গেছে? हाँ सर। अब क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ट्रिक्स दिया था। ट्रिक्स क्या था? पहला जवाब मिल गया सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस इज 420। चलो फटाफट करो, कैसे करना है? इजीली हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन एकदम टॉप लेवल में रखो, अब भी कभी हो जाएगा। एक काम करो सर, पॉइंट नंबर बी ना महादेव का, पर्टिकुलर और एक ईपीएस आपको बोल दिया सर, इफ अर्निंग पर शेयर 4, इफ अर्निंग पर शेयर 2, इफ अर्निंग पर शेयर 0, देन दे आस्क यू आपका ईबीआईटी क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर ये क्या लगता है आपको, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे कि रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे? तो रिवर्स यहाँ করলে से তো হয়ে যাও। हाँ सर रिवर्स करेंगे, वेरी गुड सर। पैट से कैलकुलेशन कर लो सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या क्या होगा? अगर आपका अर्निंग पर शेयर 4 है, अगर आपका अर्निंग पर शेयर 2 है, और अगर आपका अर्निंग पर शेयर 0 है, तो कोई मुझे बता सकते हो
पैट कत হবে? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कत হবে? क्या लगता है? बोलो सर बोलो। तथा ट्राई করছিস নাকি? নীল প্যাট কত হবে? যদি ইপিএস 4 হয় তাহলে কত হবে? যদি ইপিএস 2 হয় তাহলে কত হবে? যদি ইপিএস 0 হয় তাহলে কত হবে? কারোর থেকে কি আনসার পাবো আমি? আরে কেউ কি আমাকে জবাব দিচ্ছে নাকি? सर देखो सर, मैंने आप लोगों को अभी जो कैलकुलेशंस कंप्लीट कराया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो। आप देखो यहाँ पर आपने पैड जो निकाला था तो वो एज पर दिस क्वेश्चन आपने किया था, लेकिन आप मुझे इतना बताओ आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर वही है 4 लाख। ईपीएस कितना कैलकुलेशन हुआ था? 3 टका 71 पैसा। तो 16 लाख 8 लाख 0। थैंक यू सर। अब 4 लाख नंबर ऑफ शेयर है, अब 4 लाख के साथ ईपीएस को इंटू कर दो, ठीक है, तो आपको डिफरेंट लेवल का पैड मिल जाएगा। 4 लाख इंटू 4, तो इधर आपका पैड होगा 16 लाख। 4 लाख इंटू 2, तो इधर आपका पैड हो जाएगा 8 लाख। और 4 लाख इंटू 0, तो इधर आपका पैड हो जाएगा 0, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हो जाएगा। लो पीबीटी पैड डिवाइडेड बाय टैक्स। पहले हम लोग पैड के साथ टैक्स को इंटू करके निकाल दिया था, अब उसको डिवाइड कर दो, जितना पैड है उसको डिवाइडेड कर दो 0.7 से। पैड का जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड कर दो टैक्स के वैल्यू से। 0.7 मैंने 70%, मैंने 16 लाख बाई 0.7 करो, 0.7 मैंने 70%, आपको पीबीटी मिल जाएगा, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने इंटू करके अगर बाद लेटर पार्ट मिलता है तो डिवाइड करके पिछले वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना? जस्ट डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर हम लोगों ने पैड कैसे निकाला था? पीबीटी से इंटू करके, पीबीटी के साथ इंटू 70% कर दिया था, पैड आ गया था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैड्स को डिवाइड कर दो टैक्स से, तो आपको पीबीटी मिल जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। करके करके बताओगे मुझे कितना आया? सर इधर इसका मेरा आ रहा है 22,85,714। चेक करके बताना मुझे। और इसका आ रहा है 11,42,857, और ये तो जीरो ही रहेगा। इंटरेस्ट का क्या करें? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपका पहले से फिक्स है ना। हेलो, क्वेश्चन में जो आपका इंटरेस्ट था, आपने जो 40 लाख का लोन लिया था 12% में, वो तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पर भी 4,80,000, यहाँ पर भी 4,80,000। सर यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा? जीरो में लगेगा कि नहीं लगेगा? सर হবে না। কেন? লাগবে স্যার, ইন্টারেস্ট দিতেই হবে। দিতেই হবে, खुद खाओ ना खाओ, देना पड़ेगा। की देवो ना। हाँ? अब ईवीआईटी कैलकुलेट करो, पीबीटी के साथ इंटरेस्ट को क्या करोगे? अरे सर ये पीबीटी के साथ इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्लस कर दो, प्लस। कितना होगा? 27,65,714। इधर कितना हो जाएगा? 16,28,857 आई थिंक। चेक करना एक बार। और इधर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4,80,000, तो 4,80,000। जितना प्रॉफिट था पहले इंटरेस्ट में ही सारा चला गया। तो
और कुछ बचा नहीं सर। बट यहाँ पर अगर अर्निंग पर शेयर 4 है और 2 है तो कुछ तो बचेगा आपका, तभी तो पर शेयर में कुछ हो रहा है। बट जीरो में शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बचा, सिंपल बात है। बट इंटरेस्ट नहीं देंगे बोलने से थोड़ी चलेगा। हाँ संवाद, इंटरेस्ट दी ना না স্যার ইন্টারেস্ট দিয়ে ভুলে यही पूछा था क्वेश्चन একদম নানা হচ্ছে না তাই জন্য बुझे আমি धोखा खा गए। ओके आ गया सर आंसर। अच्छा था ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। রাহুল বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার আরেকবার ডিভাইস দিয়ে মাথায় ঢুকে যাবে। हाँ हाँ रिवाइज दिले ही बुझते पेरे जाएगा सर। ऐसा रिवाइज भी देना और फिर मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? प्लीज प्रैक्टिस करना। अगर ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया ना आपको मजा आ जाएगा। मैं सारा क्वेश्चन नहीं करना है, मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बोल दूंगा, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बट मैं जो जो बोलूंगा उतना जरूर कर देना सर, ठीक है? ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। अगर बाई चांस भूल जाओ किसी को करने में बाई मिस्टेक, प्लीज मेरे से एक बार व्हाट्सएप करके मांग लेना सर, ठीक है? ओके सर नेक्स्ट फाइनेंस का क्लास आई थिंक ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं 22 से लेके, मैंने आज 20 है, मैं हर क्लास में एक बार करके बोला, फिर से बोल रहा हूँ 22 से लेके 27 तारीख तक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोलकाता रहूँगा, तो 5-6 दिन के लिए क्लासेस थोड़ा ऑफ रहेगा, मेरा भी मैम का भी, जिन लोगों का मैम का क्लास चलता है। तो आई थिंक नेक्स्ट मंगलवार मैंने थर्सडे से लेके मैं ट्यूसडे ही शायद रात को वापस आऊँगा, तो ट्यूसडे तो और नहीं हो पाएगा। आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे से वापस सारा क्लास एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वाला क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है सर? ওকে স্যার ओके सर রাখছি স্যার। ओके।